नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सभी प्रश्न एग्जामों में पूछे भी गए हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं, साथ में इन सभी प्रश्नों का रिवीजन भी करते चलेंगे। तो स्टैटिक जीके और जीएस की दृष्टि से ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। और देखिए पहला प्रश्न आ चुका है। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? कह रहा है कि प्रकाश तरंग, ये देखिए साइंस से प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर किस घटना पर आधारित है। तो देखिए जो प्रकाश तरंग होता है ना, प्रकाश तरंगों का ध्रुवीकरण होता है। क्या होता है इसका जो है ध्रुवीकरण, ये आप लोग याद रखेंगे। प्रकाश की एक घटना है ध्रुवीकरण, ये होता है। अब जबकि ध्वनि तरंगों का जो है, ये ध्वनि तरंगों का क्या होता है, ये ध्रुवीकरण की जो घटना है ध्वनि तरंगों में ये नहीं होती। तो इसी वजह से इसी को लेकर के प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंगों के बीच में अंतर को स्पष्ट किया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण। तो ये बातें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। ध्रुवीकरण इसका सही जवाब होगा। अब अगर आपसे पूछे कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं ये कौन सी जो है तरंग होती है? प्रकाश तरंग। देखिए तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन प्रकाश कैसी तरंग होती है? ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है, हमने आपको पहले भी बताया है। और जो आपकी ध्वनि तरंग होती है, जो ध्वनि होती है ना, ध्वनि, ये कैसी होती है? ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कैसी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, तो इतनी चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग इसको रिवीजन करते हैं कि प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच अंतर किस घटना पर आधारित है। यार यही तो गलत हो रहा है। तो ये ध्रुवीकरण घटना से इसको स्पष्ट किया जा सकता है। प्रकाश तरंगों का ध्रुवीकरण होता है जबकि ध्वनि तरंगों का ध्रुवीकरण नहीं होता है। प्रकाश तरंग जो होती है ये कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। और ध्वनि जो होती है ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किस शिलालेख में अशोक का नाम है? तो देखिए ये महत्वपूर्ण शिलालेख है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं अशोक से संबंधित उनके शिलालेखों से? तो ये दो शिलालेखों का नाम आप लोग याद रखेंगे। एक आपका मास्की है और एक आपका, दो अभिलेख आपके कौन है? मास्की और गुर्जरा। इनसे क्या मिलता है? अशोक का नाम मिलता है कि अशोक का नाम क्या है? अशोक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और किस शिलालेख में अगर आपसे पूछे कि इसको मगध का सम्राट बताया गया है, तो किस शिलालेख में अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भाब्रू शिलालेख। किस शिलालेख में? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भाब्रू अभिलेख में इसे बताया गया है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। किस अभिलेख में? भाब्रू अभिलेख में। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि अशोक के बारे में, तो अगर आपसे पूछे कि अशोक की उपाधि क्या थी, तो अशोक की उपाधि इनकी थी, कौन सी उपाधि थी? तो इनकी दो उपाधि आप लोग को मुख्य रूप से ध्यान रखना है। देव नाम प्रिय, और एक तो आपको प्रियदर्शी याद रखना है। प्रियदर्शी और देव नाम प्रिय, ये दोनों अशोक की क्या थी? उपाधियां थी। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला आपसे पूछे कि ये किस धर्म का अनुयायी था? अशोक किस धर्म का अनुयायी था? ये भी बातें पूछी जाती हैं। तो ये बौद्ध धर्म को, अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। बौद्ध धर्म को मानता था। अगर आपसे पूछे कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? किस बौद्ध भिक्षु से ली थी? तो उपगुप्त से लिया था। किसे? उपगुप्त। ये उपगुप्त कौन थे? तो ये एक बौद्ध भिक्षु थे। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए किस शिलालेख में अशोक का नाम है? तो देखिए अशोक का जो नाम है मास्की और
गुर्जरा अभिलेख में, किसमें? मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। और इसको मगध का जो सम्राट किस अभिलेख में बताया गया, ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है। तो ये भाब्रू अभिलेख में इसे मगध का सम्राट बताया गया, किसमें? भाब्रू अभिलेख में। अगर आपसे पूछे कि अशोक की उपाधि क्या थे, तो देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी इसकी उपाधि है। कौन सी? देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। और ये अनुयायी किस धर्म का था, तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। दीक्षा किससे लिया था, तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है। और ये भी बात एग्जाम में हजारों बार पूछी गई है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट जो यहाँ पे लिखा जाएगा सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न आ चुका है किससे, तो इंडियन जियोग्राफी से है। इंडियन जियोग्राफी से क्या कह रहा है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से जलप्रपातों के बारे में थोड़ी सी देखेंगे। तो हुंडरू जो जलप्रपात है ना भैया, ये स्वर्णरेखा नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, स्वर्णरेखा नदी पे बनाया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि जोग जलप्रपात या फिर इसे ही क्या बोलते हैं, गरसोप्पा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गरसोप्पा जलप्रपात, या फिर इसे ही क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात है। महात्मा गांधी जलप्रपात ये किस नदी पे स्थित है, तो ये आप लोग बताएंगे शरावती नदी पे स्थित है। किस नदी पे, शरावती नदी पे स्थित है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, धुआंधार जलप्रपात किसी नदी पे स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पे स्थित है। किस नदी पे, नर्मदा नदी पे धुआंधार जलप्रपात स्थित है। एक और आप लोग को ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, शिव समुद्रम जलप्रपात ये कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपकी किस नदी पे स्थित है, ये कावेरी नदी पे स्थित है। किस नदी पे, कावेरी नदी पे स्थित है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से आप लोग इतनी बातों का ध्यान रखेंगे। हुंडरू जलप्रपात पूछ ले तो किस नदी पे, स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है। जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी, तीनों एक ही नाम है। तो ये शरावती नदी पे स्थित है। किस नदी पे, शरावती नदी पे स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे, नर्मदा नदी पे स्थित है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये कावेरी नदी पे स्थित है। किस नदी पे, कावेरी नदी पे। चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरित से संबंधित है। तो देखिए जो अनुच्छेद नंबर 228 है ना, ये कुछ मामलों को क्या करता है, उच्च न्यायालय में भेजता है। तो ये यहाँ पे आप लोग कहाँ गया, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 228 के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग संविधान के कुछ अनुच्छेदों के बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद अगर आपसे पूछे, अनुच्छेद 214 यानी 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। ये क्या बताता है, प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद नंबर 216 क्या कहता है, अनुच्छेद नंबर 216 क्या बताता है, ये बताता है हाई कोर्ट के गठन के बारे में। हाई कोर्ट का गठन इसमें है, हाई कोर्ट का गठन किसमें, अनुच्छेद नंबर 216 में। अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद नंबर 225 क्या कहता है, तो ये हाई कोर्ट का क्या बताता है, अधिकार क्षेत्र बताता है। हाई कोर्ट का क्या बताता है, अधिकार क्षेत्र बताता है। अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद नंबर 226 में क्या है, अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद नंबर 226 क्या बोलता है, तो ये है हाई कोर्ट का रिट। हाई कोर्ट रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, हाई कोर्ट का जो रिट है ये अब हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, सारी बातें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपसे पूछे महत्वपूर्ण प्रश्न है पॉलिटी से, तो इस क्लास की खास बात ये है कि यहाँ पे आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का रिवीजन हो जाएगा। कौन अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरित से संबंधित है, तो ये संबंधित है अनुच्छेद नंबर 228 में। किससे, अनुच्छेद नंबर 228 में। अनुच्छेद 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, ये अनुच्छेद नंबर 214। और हाई कोर्ट के गठन की बात अनुच्छेद नंबर 216। और 225 क्या कहता है, हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र के बारे में बताता है। हाई कोर्ट 226 हाई कोर्ट का रिट है, अनुच्छेद 226 क्या है, हाई कोर्ट का रिट है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो जो नेत्र में वस्तु के प्रतिबिंब जो आपसे पूछ ले कहाँ पे बनता है, तो ये बनता है रेटिना पे। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, रेटिना। और रेटिना को ही क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हिंदी में दृष्टिपटल। दृष्टिपटल यहाँ पे क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर आपसे पूछे कि हम लोग नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान करते हैं, नेत्रदान में
हम लोग किस भाग को दान करते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, केवल कार्निया का दान किया जाता है, पूरे नेत्र का दान नहीं किया जाता है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे हमारे नेत्र में जो लेंस है वो किस लेंस के भांति व्यवहार करता है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगली बात आप लोग ध्यान रखेंगे, हमारे जो आंख में है प्रकाश नियंत्रण का काम क्या करता है। प्रकाश नियंत्रण का, हमारे आंखों में प्रकाश नियंत्रण काम आइरिस करता है। क्या करता है, आइरिस करता है। ये भी बातें एक महत्वपूर्ण बात है, पूछता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ये भी रंगे हाथ आप लोग ध्यान रखेंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अगर आपसे पूछ ले, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। आप 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पे रख के कोई वस्तु देखेंगे तो आपको वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो ये हमारा साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, दृष्टि पटल जिसे बोलते हैं। नेत्रदान में दान किस भाग को किया जाता है, तो आंख के कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। नेत्र में जो लेंस लगा होता है वो कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो बात ये भी आप लोग को पकड़ के रखना है। प्रकाश का नियंत्रण हमारे आंखों में आइरिस करता है। उसके बाद स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितने, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है। तो जो प्याज में जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो कहाँ पे संग्रहित होते हैं, ये बात पूछ रहा है। तो प्याज के पत्ती में होता है, तो जिसे आप लोग सागा प्याज समझ करके खाते हैं। बहुत ही जो लाभदायक होता है, इसे खाना चाहिए, जरूर खाना चाहिए। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे प्याज के बारे में बता दीजिए, वर्तमान से सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। सर्वाधिक जो है उत्पादन प्याज का कौन सा करता है, तो ये महाराष्ट्र राज्य करता है। तो रंगे हाथ ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्याज, आपका प्याज जो है, प्याज और आलू और शक्कर, उसके बाद हल्दी। अगर आपसे पूछे कि प्याज, आलू, हल्दी और आपका लहसुन जो हो गया, प्याज, आलू, हल्दी, लहसुन, और फिर आपका अदरक हो गया, अदरक। तो ये जो है कैसा तना का उदाहरण है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अदरक ये आपके रूपांतरित जो है रूपांतरित तना होता है। क्या होता है, रूपांतरित तना होता है। जबकि आपके जो है गाजर, शकरकंद, मूली जो होता है, जबकि आपका गाजर हो गया, शकरकंद हो गया, शकरकंद और फिर मूली, शकरकंद माने गंजी, ये सभी क्या होते हैं, ये तना का उदाहरण होते हैं। क्या होते हैं, तना होते हैं। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। रूपांतरित तना क्या होता है, सॉरी ये जड़ होते हैं, तना नहीं भाई, ये जड़ होते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्या होते हैं, जड़ होते हैं। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है, पत्ती में होता है। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक प्याज का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, महाराष्ट्र करता है। अगर आपसे पूछे कि प्याज, आलू, हल्दी, लहसुन, अदरक, ये सभी रूपांतरित तना का एग्जाम्पल है। रूपांतरित जो है तना होते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे गाजर, शकरकंद, मूली, ये सभी क्या होते हैं, जड़ होते हैं। गाजर, शकरकंद, मूली, ये सभी क्या होते हैं, जड़ होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में थाईपुसम फेस्टिवल मनाया जाता है। देखिए, भारत जो है त्योहारों का एक देश है, विभिन्न त्योहारों का एक देश है, और इसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। और हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से त्योहार किस स्थान पे मनाए जाते हैं। देखिए, भारत के किस राज्य में थाईपुसम त्योहार पूछ ले मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पे, तमिलनाडु में थाईपुसम त्योहार मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है, पोंगल भी कहाँ पे, तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि अट्टुकल पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है, अट्टुकल पोंगल, ये सभी फेस्टिवल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनसे फेस्टिवल बहुत ज्यादा पूछी जाती है, अट्टुकल पोंगल। या फिर आपसे पूछ ले कि ओणम कहाँ पे मनाया जाता है, ओणम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सभी केरल में मनाए जाने वाले फेस्टिवल हैं। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे छठ पूजा कहाँ पे मनाया जाता है, अगर आपसे पूछे यहाँ पे
छठ पूजा ये फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये फेमस है बिहार में, बिहार का फेस्टिवल है। उत्तर प्रदेश में भी थोड़े कुछ जगहों पे मनाया जाता है, तो ऐसा आप नहीं कहेंगे कि ये बिहार मतलब उत्तर प्रदेश का है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये बिहार में मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल अगर आपसे पूछ ले कहाँ पे मनाया जाता है, सरहुल फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो सरहुल आप लोग को ध्यान रखना है, ये भारत के झारखंड राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पे? झारखंड राज्य में मनाया जाता है। और आप लोग को ध्यान रखें, पपेटी त्योहार अगर आपसे पूछ ले, पपेटी और फिर नवरोज, नवरोज ये सभी फेस्टिवल कहाँ पे मनाए जाते हैं? ये जो है पारसियों का फेस्टिवल है। कहाँ पे? पारसियों का जो है, पारसियों द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में थाईपुसम मनाया जाता है? तो थाईपुसम पूछ ले या फिर पोंगल, दोनों कहाँ पे मनाए जाते हैं? तमिलनाडु राज्य में मनाए जाते हैं। अट्टुकल पोंगल ओणम केरल में, छठ पूजा जो है बिहार में मनाया जाता है, सरहुल फेस्टिवल जो है झारखंड में मनाया जाता है, पपेटी त्योहार जो है और नवरोज ये पारसी का त्योहार है। अगला प्रश्न फिर साइंस से आ चुका है, क्या कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो देखिए प्रोटीन का पाचन जो हमारे शरीर में वो अमाशय से ही शुरू हो जाता है। कहाँ से? अमाशय से ही शुरू हो जाता है। अमाशय से एक वो निकलता है, अम्ल निकलता है। कौन सा अम्ल? अम्ल HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, जिसे म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं। प्रोटीन के बारे में हमने क्या बताया था अभी कल की क्लास में? प्रोटीन के बारे में हमने क्या आप लोग को बताया था? प्रोटीन का अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, ओहो, तो प्रोटीन का अगर आपसे पूछे कि पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो इसका पाचन जो है पेप्सिन नामक एंजाइम करता है। कौन सा? पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है रेनिन प्रोटीन, रेनिन जिसका क्या नाम है? दूध में जो पाया जाता है उसका नाम है केसिन प्रोटीन। क्या नाम है उसका? उसका केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? आप लोग को बताया गया दूध में पाया जाता है। इसका जो पाचन करता है वो कौन सा एंजाइम करता है? रेनिन एंजाइम करता है। कौन सा एंजाइम? ठीक, रेनिन एंजाइम। उसके बाद प्रोटीन का कार्य जो होता है वो जो है, अगर इससे शरीर का क्या होता है? विकास होता है। तो इससे क्या होता है? प्रोटीन से शरीर का निर्माण होता है। शरीर का क्या होता है? निर्माण किससे होता है? जो मसल्स वगैरह बनते हैं वो प्रोटीन के बनते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें, शरीर का निर्माण जो है प्रोटीन से होता है। ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है। अगला बात अगर आपसे पूछे कि वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, वसा का पाचन हमारे शरीर में कौन सा एंजाइम पर करता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करते हैं। तो ये सभी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो चलिए रिवीजन करते हैं कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो ये हमारे शरीर के अमाशय से ही प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। अम्ल कौन सा होता है अमाशय में? HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं। प्रोटीन का जो पाचन वाला जो एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। अगर आपसे पूछे केसिन प्रोटीन का पाचन, जो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, इसका पाचन जो है रेनिन नामक एंजाइम करता है। शरीर का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। और वसा का पाचन जो है लाइपेज एंजाइम करता है। अगला प्रश्न कि काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो काजू का उत्पादन पूछ ले या फिर आपसे पूछ ले कि काजू का उत्पादन किस मिट्टी में होता है, या फिर उससे पूछ ले चाय का उत्पादन किस मिट्टी में होता है? काजू, चाय, या फिर अगर आपसे पूछे कॉफी का उत्पादन, कॉफी, काजू, चाय, कॉफी, ये सभी किस मिट्टी में, ये मतलब इसके लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? लैटेराइट मिट्टी। कौन सा? लैटेराइट मिट्टी इसके लिए उपयोगी होता है। तो अभी इस प्रश्न में हम लोग मिट्टियों के बारे में विशेषता को देखेंगे। देखिए लैटेराइट जो मिट्टी होती है ये कैसी होती है, इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग लाल होता है। तो ये पूछा जाता है ये क्यों लाल होता है? तो ये आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से ये लाल होता है। किसकी वजह से? आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल होता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कपास के लिए कौन सी जो है कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है, तो इसके लिए काली मिट्टी उपयोगी होती है। कैसी मिट्टी? काली मिट्टी। इसको क्या कहते हैं? रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लावा मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा मिट्टी भी कहते हैं। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। एक जलोढ़ मिट्टी को अगर आपसे पूछे क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जलोढ़ जो मिट्टी होती है इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कछारीय मिट्टी। क्या बोलते हैं? कछारीय
जहाँ पे ज्यादा बाढ़ उड़ आता है उस क्षेत्र को कछारी क्षेत्र भी बोलते हैं। तो कछारी मिट्टी या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको दोमट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोमट। ये दो प्रकार की होती है, एक तो जो नवीन होती है उसको खादर बोलते हैं, और एक जो पुरानी होती है उसको बांगर बोलते हैं। तो नवीन वाले को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, ये क्या होती है, नवीन होती है। और जो पुरानी होती है उसको क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। ये क्या सी मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। मिट्टियों से संबंधित प्रश्न था, तो हमने सोचा कि मिट्टियों के बारे में आप लोग को बताया जाए। काजू, कॉफी और चाय के उत्पादन के लिए जो कैसी मिट्टी की उपयोगी होती है, तो ये होती है आपकी लैटेराइट मिट्टी। आप लोग को ध्यान रखना है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आपकी कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं। अगर आपसे पूछे जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जानना जाता है, तो इसको कछारी मिट्टी और दोमट मिट्टी भी कहते हैं। लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो ये लाल रंग का होता है, और आयरन ऑक्साइड की वजह से ये लाल होता है। कपास के बारे में पूछे, काली मिट्टी से बोलते हैं कपास के लिए जो उपयोगी मिट्टी होती है काली मिट्टी को रेगूर भी बोलते हैं, लावा मिट्टी भी बोलते हैं। और मिट्टियां कितने प्रकार की होती है भारत में, तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पुलिकट झील कहाँ पे स्थित है, महत्वपूर्ण है, और इस प्रश्न में हम लोग झीलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है, और इसमें हम लोग झीलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए पुलिकट झील जो है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आप लोग याद रखना है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। और दूसरी बात आप लोग को याद रखना है कि पुलिकट झील, अब कुछ झीलों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि लोकटक झील कहाँ पे पाई जाती है, लोकटक झील कहाँ पे पाई जाती है, तो ये मणिपुर में पाई जाती है। कहाँ पे, मणिपुर में पाई जाती है। और इसी पे एक तैरता नेशनल पार्क है, भारत का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है लोकटक झील पे, जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला बात आप लोग को क्या ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि वूलर झील कहाँ पे भारत में, वूलर झील कहाँ पे है, तो वूलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। जम्मू एंड कश्मीर राज्य में ये भारत की सबसे बड़ी कैसी है, मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे चोलामू झील कहाँ पे स्थित है, चोलामू झील कहाँ पे स्थित है, तो चोलामू झील जो है सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे, सिक्किम में, सिक्किम गलत लिखा गया है, सिक्किम में स्थित है। और ये भारत की सबसे ऊंचाई पे स्थित झील है। कैसी झील है, ये ऊंचाई पे स्थित झील है। अगर आपसे पूछे कि गोविंद सागर झील कैसी है, गोविंद सागर झील के बारे में अगर आपसे पूछे, तो ये गोविंद सागर झील जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये कैसी झील है, तो ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कैसी झील है, कृत्रिम झील है, जो मानव द्वारा निर्मित किया गया, मानव द्वारा बनाया गया है। तो पुलिकट झील कहाँ पे स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये लोकटक झील कहाँ पे है, तो मणिपुर में है। मणिपुर में एक तैरता नेशनल पार्क है इसी पे, जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। वूलर झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चोलामू झील कहाँ पे, सिक्किम में, ये ऊंचाई पे स्थित झील है। और गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसे भी आप लोग को कंठस्थ रखना है। अगला प्रश्न है कि तात्कार किस नृत्य का रूप है, तो जो तात्कार है ना, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो है कथक से संबंधित है। किससे संबंधित है, कथक से संबंधित है। और कथक अगर आपसे पूछे, कथक ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, पूछे बता दीजिए इसका, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है कथक, तो ये आप लोग बताएंगे, ये शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत का है। कहाँ का, उत्तर भारत, या फिर उत्तर प्रदेश का पूछ ले, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य। अगर आपसे पूछे कि कथक के एक प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, प्रसिद्ध कलाकार जिनकी मृत्यु हो गई है, तो वो थे आपके बिरजू महाराज। कौन थे, बिरजू महाराज। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, महाराज। और उसके बाद सत्रिया पूछ ले, कहाँ का है सत्रिया, तो सत्रिया जो है ये असम का है। कहाँ का, सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी, तो ये उड़ीसा का है। कहाँ का, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ये से भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम आपसे पूछे कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। और मोहिनी अट्टम और कथकली अगर आपसे पूछे कहाँ का है, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है,
एंड कथकली, ये दोनों कहाँ का है? कथकली, ये दोनों जो है ये केरल के हैं। कहाँ के? केरल के। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, कुचिपुड़ी एक और याद रखेंगे। कुचिपुड़ी अगर आपसे पूछे कहाँ की है? कुचिपुड़ी, तो ये जो है आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। तो ये सभी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि तात्कार किस नृत्य का रूप है? तो ये कथक का रूप है। किसका नृत्य है? कथक का एक रूप है, मतलब उसी का एक टाइप होगा। उसके बाद शास्त्रीय नृत्य पूछे तो उत्तर भारत का कथक कहाँ का? उत्तर भारत का। इसके एक प्रसिद्ध कलाकार कौन है? वो बिरजू महाराज हैं, पंडित बिरजू महाराज हैं, जिनकी अभी निधन हो गई है। सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है, और ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपसे भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम और कथकली ये जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपसे पूछे कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय पूछ ले तो न्यूयॉर्क में। आप लोग इसे नोट करेंगे। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? अमेरिका में है। तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ भी बोलते हैं, इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? ये भी आपके न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। अगर आपसे पूछे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनेस्को का मुख्यालय पूछ ले कहाँ पे है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो पेरिस में है। कहाँ पे? पेरिस में है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। और ओपेक का मुख्यालय पूछ ले। अगर आपसे पूछे कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? ओपेक, तो इसका मुख्यालय वियना में है। वियना में है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे? वियना में। सार्क का मुख्यालय पूछ ले। सार्क का मुख्यालय पूछ ले तो ये काठमांडू में। कहाँ पे? काठमांडू में है। अगर आपसे पूछे कि वहां पे क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, ये सभी बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय का हेडक्वार्टर है ये है आपके कहाँ पे? वहां पे द हेग में। बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, द हेग वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इंटरपोल का एक और बता दीजिए, बात खत्म करते हैं यहीं पे। अगर आपसे पूछे कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लियोन में है। कहाँ पे? लियोन में इसका मुख्यालय। लियोन कहाँ पे है? फ्रांस में इसका मुख्यालय। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि यूनिसेफ का मुख्यालय पूछ ले तो किसी का भी मुख्यालय यहाँ पे आप लोग बता दीजिएगा। ये सभी ज्यादा पूछे जाने वाले मुख्यालय हमने यहाँ पे नोट कर दिया। न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? इसका मुख्यालय यूनिसेफ का कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय पूछ ले तो न्यूयॉर्क में है। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और ओपेक का मुख्यालय वियना में है। अगर आपसे लियोन का मुख्यालय पूछे तो फ्रांस में है। लियोन का मुख्यालय इंटरपोल का मुख्यालय जो पूछे वो लियोन में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू 1985 में स्थापना ढाका में। अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है द हेग में है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो ये महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री से। यहाँ पे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। गांधी जी से संबंधित जितनी भी चीज हो उसे आप लोग बहुत ही ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा उसको आप लोग, क्योंकि वो एग्जामों में पूछे जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत पूछे कब हुई थी? तो 9 अगस्त को हुई थी। कब हुई थी? 9 अगस्त को। 9 अगस्त 1942 को। अगर आपसे पूछे भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? घोषणा, तो अगर आपसे पूछे घोषणा कब हुई थी तो ये बताएंगे आप लोग 8 अगस्त। दोनों अलग अलग बातें हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसी में। अगर आपसे किसने की थी घोषणा तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। अगर आपसे पूछे कि कहाँ से शुरुआत हुई थी तो बॉम्बे से शुरुआत हुई थी। कहाँ से? मुंबई से ये शुरुआत हुई थी। तो ये इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखा है। इसी के तहत ही चलाया गया था ऑपरेशन जीरो हावर। ऑपरेशन क्या चलाया गया था? जीरो हावर इसी के तहत चलाया गया था। और जो भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, उनको क्या कर लिया जाता था? इसी के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑपरेशन जीरो हावर ये चला था किस डेट को? तो 9 अगस्त 1942 को चला था। कब? 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो हावर। ठीक। और एक बात और आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले एक अलग प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे, आजाद दास्ता की शुरुआत कब हुई थी? अगर आपसे पूछे आजाद दास्ता की शुरुआत कब हुई थी तो ये भी 1942 में ये भी शुरुआत हुई थी। और इसको किसने शुरू किया था? जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे आप लोग साथ में याद रखेंगे क्योंकि 1942 की ये भी घटना है
तो आप लोग रिलेट करके याद रखेंगे। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को इसकी जो शुरुआत हुई थी और 8 अगस्त को क्या हुआ था, इसकी घोषणा हुई थी शुरू करने की, और 9 अगस्त को शुरू कर देते हैं। इसका नेतृत्व किया था गांधी जी। कहां से शुरुआत हुई थी? बॉम्बे से। ऑपरेशन जीरो आवर इसी के तहत ही चलाया गया था 9 अगस्त 1942 को। इन्होंने यहाँ पे गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी। डू और डाई का नारा किसने दिया था? गांधी जी। तो इसी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में ही आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे किसका शासन था? तो इस समय शासन था लिन लिथगो का शासन था। क्या होगा? लिन लिथगो का शासन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो इसकी उपाधि इनको दिया था अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने? अकबर द्वितीय ने दिया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब राजा राम मोहन राय के बारे में अगर आपसे पूछे, यहाँ पे इनकी बहुत सारी खूबियां हैं। अगर आपसे पूछ ले कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की जो स्थापना 1800 कब में? 1815 में राजा राम मोहन राय ने। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की जो स्थापना कब की हुई थी, तो ये 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। अगर आपसे पूछे कि सती प्रथा में सर्वाधिक प्रयास जो है सती प्रथा समाप्त करने में, अगर आपसे पूछे किसने समाप्त किया था, तो ये 1829 में तो समाप्त हुआ था। किसने किया था? विलियम बेंटिंग ने किया था। ये बात आप लोग जानते हैं। क्या किसने किया था? विलियम बेंटिंग ने किया था। तो ये बात तो आप लोग जानते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसमें सर्वाधिक प्रयास किसने किया था, सर्वाधिक प्रयास किसने किया था, तो ये प्रयास सर्वाधिक राजा राम मोहन राय ने ही किया था। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर सेकंड ने। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया मॉडर्न हिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने। उसके ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा को समाप्त किसने किया? विलियम बेंटिंग ने किया। लेकिन सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। तो ये सभी बातें भी पूछा जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है ये 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब दिसंबर माह अभी हाल ही में गया है और इससे संबंधित हम लोग कुछ दिवसों के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक। तो अगर आपसे पूछे कि एड्स दिवस हम लोग कब, विश्व एड्स, ओ नो, अगर आपसे पूछे कि हम लोग एड्स, फिर गलत, एड्स दिवस हम लोग, विश्व एड्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं आप लोग 1 दिसंबर के दिन मनाते हैं। कब? 1 दिसंबर के दिन। सिंबल एड्स का इस तरह का होता है, रेड कलर का ही, ठीक। अगर आपसे पूछे कि हम लोग नौसेना दिवस कब मनाते हैं? नौसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये 4 दिसंबर के दिन मनाते हैं। क्यों 4 दिसंबर के दिन मनाते हैं? अगर आपसे पूछे कि हम लोग वहां पे क्या बोलते हैं, किसान दिवस कब मनाते हैं? किसान दिवस कब मनाते हैं? तो हम लोग जो किसान दिवस है वो 23 दिसंबर के दिन मनाते हैं। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछ ले, उपभोक्ता दिवस जो है राष्ट्रीय वाला, अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय उपभोक्ता डे अगर आपसे पूछे कब मनाते हैं, तो ये हम लोग मनाते हैं 24 दिसंबर के दिन। एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे वहीं पे क्रिसमस डे हम लोग कब मनाते हैं? क्रिसमस डे हम लोग कब मनाते हैं? तो ये हम लोग मनाते हैं 25 दिसंबर के दिन। तो ये सभी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो ये हम लोग मनाते हैं 1 दिसंबर के दिन। अगर आपसे पूछे एड्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये 1 दिसंबर के दिन। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। और नौसेना दिवस हम लोग 4 दिसंबर को मनाते हैं। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर के दिन मनाते हैं। और क्रिसमस डे जो है 25 दिसंबर के दिन मनाते हैं। क्रिसमस डे 25 दिसंबर के दिन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो क्लास को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को नहीं,
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्लास आपको कैसा लगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था। देखिए जो भक्ति आंदोलन है ना, ये सर्वप्रथम अगर आपसे पूछे शुरुआत कहाँ पे हुआ था तो उत्तर भारत में नहीं हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इसका जो है सर्वप्रथम जो है शुरुआत कहाँ से हुई थी, इस भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये दक्षिण भारत से हुई थी। कहाँ से? दक्षिण भारत में इसका जो है शुरुआत हुई थी। अगर आप दक्षिण भारत में शुरुआत किसने किया था तो नयनार संत और फिर किसने, अलवर संतों ने किया था। इन दोनों लोगों ने किया था। अलवर संतों ने किया था, संतों ने, और फिर किसने, नायानार संतों ने। नायानार जो म्यांमार हो जा रहा है क्या, नायानार संतों ने ये दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत की थी, नायानार संतों ने। ठीक, अगर आपसे पूछे कि उत्तर भारत में किसने शुरू किया था, उत्तर भारत में तो इसको रामानंद ने किया था। रामानंद ने किया था, उत्तर भारत में इसकी शुरुआत की थी। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अलग अलग जगहों पे भक्ति आंदोलन का शुरुआत अलग अलग लोगों ने किया था। जैसे अगर बहुत ज़्यादा फेमस कई बार पूछा गया, असम में भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसने किया था, तो इसको किए थे शंकर देव ने। किसने शुरुआत किया था? शंकर देव ने भक्ति आंदोलन को असम में शुरू किया था। अगर अभी हमने बताया पंजाब में, अगर आपसे पूछे पंजाब में भक्ति आंदोलन को शुरू किसने किया था, तो गुरु नानक ने, जो सिख धर्म की स्थापना करते हैं, गुरु नानक ने किया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में पूछे किसने किया था, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसने किया था, तो महाराष्ट्र में भी आप लोग ध्यान रखेंगे किसने किया था, तो महाराष्ट्र में जो है आपके नामदेव ने किया था, नामदेव ने किया था। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो क्या बताया हमने, तो देखिए उत्तर भारत में पूछे भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था, तो रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद ने किया था। किसके गुरु थे रामानंद, आप लोग को बताना है। अब सबसे पहले जो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है ना, वो दक्षिण भारत में होती है। दक्षिण भारत में कहाँ किसने किया था, तो अलवर संतों ने और नायानार जो संप्रदाय के जो संत थे, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। महाराष्ट्र में पूछे किसने किया था, नामदेव ने। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों ने किया था। असम में बहुत ज्यादा फेमस है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, शंकर देव। और भक्ति जो है पंजाब में भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसने किया था, गुरु नानक ने। सिख धर्म की स्थापना करते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ये भी आपके मॉडर्न हिस्ट्री से ही प्रश्न था। अगर आपसे पूछे कि हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो देखिए जो हाईकोर्ट होता है उसके जो है मूल अधिकार, कुछ अपने मूल अधिकार होते हैं हाईकोर्ट के पास। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि हाईकोर्ट क्या कर सकता है, रिट जारी भी कर सकता है। इसके पास ये भी अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार क्षेत्र होता है, अपीलीय भी इसके पास अधिकार होता है। उसके बाद निरीक्षण के लिए भी इसका जो है निरीक्षण अधिकार भी होता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, निरीक्षण अधिकार। तो ये सभी जो है सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने क्या बताया, अगर आपसे पूछे कि भारत में कुल हाई कोर्ट कितने हैं, भारत में कुल, सुप्रीम कोर्ट नहीं भाई, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। अगर आपसे पूछे कुल हाई कोर्ट भारत में कितने हैं, कुल हाई कोर्ट जो है भारत में कितने हैं, तो 25 हाई कोर्ट हैं। और उसमें पूछे कि नवीनतम हाई कोर्ट कौन है, नवीनतम हाई कोर्ट जो है वो आपके जो है अमरावती हाई कोर्ट है। कहाँ का? अमरावती हाई कोर्ट। और अमरावती हाई कोर्ट कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। आप लोग हमें दो बातें बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि केरल का जो हाई कोर्ट है, नहीं केरल नहीं, पहले आप लोग बता दीजिए लक्षद्वीप में तो कोई हाई कोर्ट नहीं है लक्षद्वीप में, लेकिन लक्षद्वीप हाई कोर्ट का कार्य कहाँ पे देखा जाता है, लक्षद्वीप हाई कोर्ट का जो कार्य है वो केरल के हाई कोर्ट में देखा जाता है। किसके हाई कोर्ट में, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, केरल हाई कोर्ट में देखा जाता है लक्षद्वीप हाई कोर्ट का काम। ठीक, और यहाँ पे आप लोग अंडमान निकोबार में भी तो कोई हाई कोर्ट नहीं है, तो आप लोग बताएंगे कि अंडमान एंड निकोबार का जो है, अंडमान निकोबार का जो हाई कोर्ट का जो कार्य है वो कहाँ पे देखा जाता है, तो वो देखा जाता है कोलकाता हाई कोर्ट में। कहाँ पे? कोलकाता
पश्चिम बंगाल का हाईकोर्ट है ना, यहाँ पे देखा जाता है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसके पास मूल अधिकार होते हैं अपने, कुछ रिट जारी करने के अधिकार होते हैं 226 अनुच्छेद, और अपीलीय अधिकार होते हैं, निरीक्षण अधिकार इसके पास होते हैं। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लक्षद्वीप हाईकोर्ट का जो कार्य है वो केरल हाईकोर्ट में देखा जाता है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप से बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, अंडमान निकोबार से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। और भारत में हमारे कुल हाईकोर्ट कितने हैं? कुल हाईकोर्ट जो है हमारे पास 25 हाईकोर्ट हैं, जिसमें से नवीनतम है अमरावती हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश का। और भारत जो अंडमान निकोबार जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, इसका कार्यभार कोलकाता हाईकोर्ट में देखा जाता है। ठीक, ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? एग्जाम में पूछा गया है। तो ये गेहूं की फसल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गेहूं की फसल के लिए प्रसिद्ध है। स्टेपी जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जो है, स्टेपी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं रोटी का कटोरा। क्या बोलते हैं इसको? रोटी का कटोरा, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो है गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक, अनुकूल दशाएं होती हैं गेहूं के उत्पादन के लिए। एक चीज आप लोग बता दीजिए, जो है अगर आपसे पूछे ग्रांट बैंक और डोनर बैंक ये क्यों फेमस है? ग्रांट बैंक एंड जो है डोनर बैंक ये क्यों फेमस है? तो ग्रांट बैंक और डोनर बैंक ये दोनों जो है ग्रांट, ये दोनों फेमस है किसके लिए? तो ये फेमस है मछली के व्यापार के लिए। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, मछली के व्यापार के लिए ये फेमस है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और कहाँ पे? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे? उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसका विस्तार है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, रोटी का कटोरा इसे कहते हैं। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ग्रांट बैंक और डोनर बैंक ये दोनों जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, और यहाँ पे विश्व में जो है ये फेमस है मछली के व्यापार के लिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे मछली का व्यापार किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी के द्वारा पहली बार रेलवे की शुरुआत की गई थी। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी थी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी थी। और पेनिनसुला कंपनी इसके द्वारा भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली रेल कब चली थी, तो 16 अप्रैल जो है, पूरा डेट आप लोग याद रखेंगे, 16 अप्रैल 1853 को। किसके शासनकाल में? तो डलहौजी के शासनकाल में। अगर आपसे पूछे कि कितने किलोमीटर की चली थी, तो 34 किलोमीटर चली थी। और कहां से कहां तक थी? तो मुंबई से पुणे तक चली थी। कहां से? मुंबई से थाने तक चली थी यार। तो मुंबई से कहां चली थी? थाने तक चली थी। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे पहली ट्रेन आप लोग याद कर लिए, लेकिन एग्जाम में दूसरी ट्रेन पूछ ले, इसका ब्लैक ब्यूटी नाम था। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। और पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो थी उसका नाम है डेक्कन क्वीन, ब्लैक ब्यूटी नाम था। और दूसरी ट्रेन अगर आपसे पूछ ले कब चली थी, तो ये 1854 में चली थी। और कहां से कहां तक चली थी? तो ये आपके कोलकाता में नहीं, आपके चली थी ये यूपी में। इसका कहां? कोलकाता से हावड़ा तक चली थी। कहां से? कोलकाता से हावड़ा तक चली थी। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विश्व में पहली ट्रेन कब चली, यहां पे आप लोग नोट करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि जो है विश्व में पहली ट्रेन कब चली थी, तो विश्व में जो पहली ट्रेन है वो कब चली थी? तो वो चली थी 1825 में। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्या कह रहा है कि किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत की गई थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी के द्वारा सबसे पहले रेलवे की शुरुआत की गई थी। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 में डलहौजी के शासनकाल में 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच में चलाया गया, जिसका ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। और दूसरी जो ट्रेन था ना 1854 में कोलकाता से हावड़ा तक चला था। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। विश्व में पहली ट्रेन जो है 1825 में चलाई गई थी। सरकार के महत्वपूर्ण प्रश्न है पॉलिटी से। क्या कह रहा है कि सरकार के वित्तीय खर्चे की जिम्मेदारी कौन रखता है? तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखता है। कौन है? नियंत्रक एवं, ये काम कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये भी बातें आप लोग को
ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि लौरिया अरेराज क्या है। तो भाई लौरिया अरेराज अशोक के द्वारा बनाया गया एक स्तंभ लेख है। क्या है? इसके कितने स्तंभ लेख हैं? अशोक के कितने, अगर आपसे पूछे कि अशोक ने कितने स्तंभ लेख बनाया था, तो ये 7 स्तंभ लेख बनाए थे। किसने? 7 स्तंभ लेख बनवाए थे अशोक ने। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और सभी अगर आपसे पूछे कि स्तंभों की कुल कितनी भाषा कौन सी थी, तो इसकी जो भाषा थी स्तंभों की, तो ये केवल ब्राह्मी भाषा, जबकि इसके जो है शिलालेख वगैरह वो ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक और ग्रीक लिपियां, ये चारों लिपि में मिली हैं। जबकि स्तंभ लेख की जो भाषा है वो केवल ब्राह्मी लिपि में ही मिलती है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि अशोक के बारे में पूछा गया सबसे छोटा स्तंभ कौन सा था अशोक का, तो वो रुम्मी देई का अभिलेख था। रुम्मी देई का अभिलेख था। इसे आर्थिक अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थिक अभिलेख कहा जाता है। क्यों आर्थिक अभिलेख कहा जाएगा? क्योंकि इसमें आर्थिक चीजों का भी चर्चा होगा, तो इसी वजह से। अगर आपसे पूछे कि कौशाम्बी के अभिलेख को क्या कहा जाता है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख जो है इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये सभी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि लौरिया अरेराज क्या है। तो ये अशोक के द्वारा बनाया गया एक स्तंभ लेख है। अशोक के कुल कितने स्तंभ लेख हैं? तो कुल 7 स्तंभ लेख हैं। इनकी जो स्तंभों की भाषा है केवल ब्राह्मी लिपि में है। सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है? रुम्मी देई का अभिलेख है। इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। और कौशाम्बी अभिलेख है, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रुम्मी देई अभिलेख जो है इसको आर्थिक अभिलेख कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रमुख संघीय लक्षण कौन से हैं। तो देखिए हमारे संविधान जो है, हमारा संविधान, इसके बहुत सारे लक्षण है। देखिए जैसे इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्ति का क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। तो ये इसके एक गुण, सभी गुणों में से क्या है? एक गुण है। इसके तहत क्या किया है? संविधान, हमारे देश में क्या है? संविधान की क्या है? सर्वोच्चता है। क्या है? सर्वोच्चता। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारे देश में क्या है? संविधान की सर्वोच्चता, हम लोग सर्वोपरि रखते हैं संविधान को। अगर आपसे पूछे कि हमारे देश में क्या संविधान की क्या है? संविधान की कठोरता है। कठोरता से ये हमारा जो है संविधान है। ठीक, संविधान की कठोरता। ठीक, और आप लोग को ध्यान रखना है हमारे देश का जो संविधान है कैसा है? ये लिखित संविधान है। तो ये भी इसकी विशेषता है। हमारे देश का जो संविधान है वो कैसा है? लिखित है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। और इसमें क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था है। क्या है? इसमें क्या व्यवस्था की गई है? द्विसदनीय, इसके तहत द्विसदनीय व्यवस्था की गई है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था, ये पूरा लिखेंगे। द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में। और बात कर लेते हैं एक और विशेषता, इसमें क्या? स्वतंत्र न्यायपालिका है। क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो ये सभी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है जो हमने सभी को आप लोग को सामने लिखा, क्योंकि एग्जामों में ये पूछा जाता है। पॉलिटी से महत्वपूर्ण प्रश्न था। किसे था? पॉलिटी से महत्वपूर्ण प्रश्न था। एग्जाम में कई दफा ये सभी पूछे गए हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि संविधान के प्रमुख संघीय लक्षण कौन से, इसमें शक्ति का विभाजन किया गया है। हमारे संविधान में, देश में संविधान की क्या होती है? सर्वोच्चता होती है। इसका ही जो है इसमें जो लिखा गया है वही किया जाता है। संविधान की कठोरता है और लिखित संविधान है हमारे देश की। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था है हमारे देश में। उसके बाद जो है स्वतंत्र न्यायपालिका है। महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है साइंस से। क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पे जी का मान क्या है? तो जी को क्या कहते हैं? इसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक, तो ये पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा पे जी का मान कितना होता है, ध्रुवों पे जी का मान क्या होता है, और भूमध्य रेखा से आप लोग ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जी के मान पे क्या प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होता है, और पृथ्वी के सतह से नीचे जाएंगे तो जी का मान क्या होता है। तो देखिए
सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा पे जी का मान कितना क्या होता है, तो ये होता है न्यूनतम। क्या होता है? न्यूनतम होता है। ठीक, न्यूनतम होता है। अगर आपसे ध्रुवों पे जी का मान क्या होता है, जी का मान, तो ये होता है अधिकतम। ठीक, अधिकतम। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के सतह से ध्रुवों पे जाने पे जी के मान पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है, केंद्र में जी का मान क्या होता है, तो केंद्र में पृथ्वी के जी का मान 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अगर आपसे पूछे कि सतह से बात करें, सतह से अगर आप लोग ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सतह से अगर आप लोग क्या हो जाएंगे, पृथ्वी के भीतर घुसेंगे, नीचे जाएंगे, सतह से नीचे जाएंगे, तो जी का मान क्या होता है? घटता है। तो ये सभी बातें आप लोग को यहाँ पे 5-6 बातें आप लोग को ध्यान रखना है, गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित था। यहाँ पे हम लोग 1 ही मिनट में लपेट दिए सभी प्रश्नों को। क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों पे जाने में जी का मान क्या होता है? तो न्यूनतम होता है। और भूमध्य रेखा से ध्रुव पे जाने में जी का मान क्या होता है? हमेशा बढ़ता है। जब भूमध्य रेखा पे जी का मान आपको न्यूनतम मिलेगा और फिर जैसे जैसे ध्रुव पे जाएंगे इसका मान अधिकतम होता जाएगा। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और गुरुत्वीय त्वरण जो बात करते हैं, केंद्र में, पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? 0 होता है। अगर आपसे पूछे सतह से अगर ऊपर जाएंगे तो जी के मान क्या होता है? बढ़ता है। सतह से आप लोग पृथ्वी के सतह से नीचे जाएंगे तो जी का मान क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। ठीक, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत आप सभी जानते हैं सूर्य है। ठीक है, सूर्य ऊर्जा हमारे जो है ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स होता है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में क्या बात करेंगे? देखिए कुछ यहाँ पे वर्ल्ड जियोग्राफी से बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे सूर्य का जो है आंतरिक भाग, इसको क्या कहते हैं? आंतरिक भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक, आंतरिक भाग को। अगर आपसे पूछे इसका ताप कितना होता है फोटोस्फीयर का, तो इसका ताप होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आपसे पूछे आंतरिक भाग है ना, अगर आपसे पूछे कि सूर्य के बाह्य भाग को क्या कहते हैं, सूर्य के बाह्य भाग को क्या कहते हैं? इसको कोरोना बोलते हैं। बाहरी सतह को क्या बोलते हैं? कोरोना। बाहरी परत को क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। कोरोना को क्या बोलते हैं? दूसरा इसका नाम है क्या? किरीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरीट भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसका ताप कितना होता है, इसका जो है ताप कितना होता है, तो वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। हीलियम जो है ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सूर्य का जो है प्राथमिक स्रोत क्या है, तो जो है ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो सूर्य होता है। सूर्य का जो आंतरिक भाग होता है उसको फोटोस्फीयर कहते हैं। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड इसका ताप होता है। बाह्य भाग को क्या कहते हैं? इसको कोरोना बोलते हैं या फिर किरीट बोलते हैं। इसका जो ताप होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नाभिकीय संलयन इसमें अभिक्रिया होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य है? तो देखिए मानने के लिए बाध्य, इसके लिए किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसी के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही संशोधन के तहत ही राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के सलाह को मानने के लिए बाध्य किया गया। ठीक, इसके तहत हमारे संविधान में कई चीजें जुड़ी हैं। इसके वजह से इसको क्या बोलते हैं? लघु संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्या बोलते हैं? लघु संविधान। इसके तहत प्रस्तावना में कुछ चीजें जुड़ी है। प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े थे। कौन से 3 शब्द एग्जाम में पूछा गया है? तो इसके तहत समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष हमारे प्रस्तावना में जुड़ा है। एकमात्र संशोधन इसके तहत ही हुआ है, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द को जोड़ा गया था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसी के तहत ही हमारे संविधान में भाग 4 के कै को जोड़ा गया। भाग 4 के कै को भी जोड़ा गया। भाग 4 का क्या है? मौलिक कर्तव्य। हमारे नागरिकों को क्या दिया जाता है? मौलिक कर्तव्य। हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान समय है सरदार सरोवर सिंह समिति के सिफारिश पे। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को इस
इस प्रश्न से याद रखना है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को तो लघु संविधान भी कहते हैं, ठीक, क्योंकि इसके तहत बहुत सारी चीजें जोड़ी गई। जो मुख्य रूप से हमने बताया, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, और भाग 4 के कै को भी जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जिसे बोला जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि कैंसर कोशिका का परीक्षण को क्या कहा जाता है। तो देखिए बायोप्सी कहा जाता है। कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहा जाता है? बायोप्सी कहा जाता है, बायोप्सी। अगर आपसे पूछे कैंसर के परीक्षण को क्या कहा जाता है, केवल कैंसर का अगर आपसे पूछे कि इसके परीक्षण किस में किया जाता है, कैंसर का केवल परीक्षण किस में किया जाता है, तो ये डायग्नोस्टिक में किया जाता है। किसमें? डायग्नोस्टिक में। डायग्नोस्टिक में इसका परीक्षण किया जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है इसके लिए। ठीक, और कैंसर के बारे में उपचार पूछे, उपचार कैसे किया जाता है? कैंसर का उपचार जो है कीमोथेरेपी होता है। इसमें क्या होता है? कीमोथेरेपी। और कैंसर के उपचार में पूछा गया कीमोथेरेपी होता है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और कैंसर के उपचार में पूछा गया है कि कौन से गैस का प्रयोग अगर आपसे पूछे करते हैं, तो रेडान गैस का प्रयोग भी इसमें करते हैं, कैंसर के उपचार में करते हैं, जो कि अक्रिय गैस है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है, ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ल्यूकेमिया। क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है ब्लड कैंसर को। ये भी बातें आप लोग रंगे हाथ याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ओन्कोलॉजी। क्या कहा जाता है? ओन्कोलॉजी कहा जाता है। ठीक, ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे हम लोग कैंसर दिवस कब मनाते हैं, कैंसर दिवस हम लोग मनाते हैं, तो ये हम लोग मनाते हैं 4 फरवरी के दिन विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। तो इतनी बातें कैंसर से आप लोग को ध्यान रखना है। कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहा जाता है, तो इसको बायोप्सी कहा जाता है। कैंसर के कोशिका, यहाँ पे देखिए पूरा कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहा जाता है? बायोप्सी। अगर आपसे पूछे कैंसर के परीक्षण को क्या कहा जाता है, तो इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट बोला जाता है। कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी कराया जाता है पेशेंट का, जिसको और कैंसर के उपचार में किस गैस का उपयोग करते हैं पूछे, तो रेडान गैस का उपयोग करते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अध्ययन, कैंसर के अध्ययन किस में करते हैं, तो ओन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन करते हैं। कैंसर दिवस हम लोग 4 फरवरी के दिन मनाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ पे है, तो वनस्पति जो सर्वेक्षण है पूछ ले कोलकाता, आप लोग बताएंगे कहाँ पे है, तो ये आप लोग बताएंगे कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे, अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1980 में, 1890 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। स्थापना पूछ रहे तो 1890 में। ठीक, अगला प्रश्न, अगर आपसे पूछे कुछ अनुसंधान संस्थानों के बारे में, अगर आपसे पूछे कि वन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, हमारे देश में वन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो ये है देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में स्थित है। और देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ पे है, अंतरिक्ष अनुसंधान जो है संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये है बेंगलुरु में। कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय भी है, बेंगलुरु में है। इसमें इसरो का मुख्यालय भी है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको भारत का स्पेस सिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पेस सिटी भी बोला जाता है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि दलहन अनुसंधान कहाँ पे है, दलहन अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये कानपुर में है। कहाँ पे? राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान कहाँ पे? कानपुर में है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे एक चीज, अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये कटक में है, कटक में है। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखिएगा। ठीक, वन सर्वेक्षण जो है
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ पे है? ये कोलकाता में है। जो है ये वनस्पति से संबंधित रिसर्च यहाँ पे किए जाते हैं। 1890 में स्थापना हुई थी। वन अनुसंधान पूछ रहे तो ये कहाँ पे? देहरादून उत्तराखंड में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट यहीं से जारी किया जाता है। अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ पे है? ये कर्नाटक बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय पूछ ले यहीं पे है। स्पेस सिटी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को ही कहते हैं। दलहन का जो है अनुसंधान कहाँ पे है? ये कानपुर में है। और चावल अनुसंधान कटक में है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो इसके तहत देखिए हमारे संविधान में जो है वर्तमान समय पूछ रहा है तो इसमें 22 भाषा है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वहीं पे मूल संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था, मूल संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? 14। अलग अलग समय में अलग अलग संविधान संशोधन हुआ जिससे अलग अलग भाषाओं को हमारे संविधान में जोड़ी गई। सबसे पहले होता है 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ था। इसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर होता है आपका 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। इसके तहत कौन सा 3 भाषा को जोड़ा गया? एक तो नेपाली जोड़ा, नेपाली मणिपुर कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक। और उसके बाद हुआ था 92वां संविधान संशोधन 2002 में। अगर 2003 में 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इसके तहत कौन सी भाषा? 4 भाषाओं को जोड़ा गया। बोडो डोंगरी संथाली और फिर मैथिली। इसके तहत ये भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक। तो इतनी बातें आप लोग को भाषा से संबंधित आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत की 8वीं अनुसूची, अगर आपसे पूछे भारत भाषा की अनुसूची में है तो 8वीं अनुसूची ये भी बताएंगे कितनी भाषा है। वर्तमान समय 22 भाषा है। मूल संविधान में जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय 14 भाषाएं थी। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन 1967 किया गया, सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 नेपाली मणिपुर कोंकणी को जोड़ा गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, बोडो डोंगरी संथाली को जोड़ा गया। ठीक। बोडो डोगरी संथाली और मैथिली को जोड़ा गया। पोंग बांध किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बांधों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें हम लोग बांधों से संबंधित प्रश्न पूछे, पोंग बांध पूछ ले तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब कुछ बांध जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे कि देखिए अगर आपसे पूछे कि सरदार सरोवर बांध बता दीजिए, सरदार सरोवर बांध बता दीजिए ये कहाँ पे है? तो सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे? नर्मदा नदी कहाँ पे? गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर बांध। अगर आपसे पूछे कि नागार्जुन बांध किस नदी पे? एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नागार्जुन बांध बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कृष्णा नदी पे स्थित है। किस नदी पे? कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि उकाई बांध किस नदी पे स्थित है? उकाई बांध किस नदी पे स्थित है? तो उकाई बांध जो है ये ताप्ती नदी पे स्थित है। किस नदी पे? ताप्ती नदी, वो भी गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि टिहरी बांध किस नदी पे स्थित है? टिहरी बांध किस नदी पे स्थित है? तो ये भागीरथी नदी पे स्थित है। भागीरथी नदी पे और उत्तराखंड में ये स्थित बांध है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और आप लोग ध्यान रखेंगे अलमाटी बांध, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले बांध है। अलमाटी बांध अगर आपसे पूछे कहाँ पे है तो ये कृष्णा नदी पे स्थित है। कृष्णा नदी, और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक। इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि पोंग बांध किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे? नर्मदा नदी गुजरात में है। कृष्णा बांध कहाँ पे है? नागार्जुन बांध जो है कृष्णा नदी पे स्थित है। और उकाई बांध कहाँ पे है? वो ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है। ठीक। टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में, और अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में स्थित है। ठीक। सब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा? अरे बाप। तो चाय का जो सबसे भारी उत्पादक राज्य भारत में असम करता है सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे आपको पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा जो चाय का उत्पादन है ना वो भारत में असम राज्य करता है। फिर करता है कौन सा? आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल राज्य करता है। फिर उसके बाद करता है चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है तमिलनाडु करता है। कौन सा? तमिलनाडु करता है। ठीक। अगला बात आप लोग, अगर आपसे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा करता है चाय का? विश्व में सर्वाधिक उत्पादन वो चीन करता है। कौन सा? चीन करता है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? वो भारत है। चाय के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बातें। जीआई टैग सबसे पहले चाय को, दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। और
हरा सोना अगर आपसे पूछे किसको कहते हैं, हरा सोना किसे कहते हैं, तो हरा सोना दो चीजों को, एक तो चाय को भी कहते हैं, एक तो बैम्बू यानी कि बांस को भी कहते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बांस एक घास की प्रजाति है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चाय में एक उत्तेजक पदार्थ होता है, उत्तेजक पदार्थ जिस वजह से बच्चों को चाय पीने के लिए मना किया जाता है। एक तो कैफीन होता है, चाय में क्या होता है, कैफीन होता है, और एक टैनिन होता है, ये दोनों पाया जाता है। और ये भी बात साइंस में एग्जाम में पूछे जाते हैं। टैनिन ये साइंस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए क्या है कि सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो असम सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है। सेकंड है आपका पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु आ जाता है। विश्व में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन करता है, दूसरे नंबर पे अपना प्यारा भारत है। और जो है हरा सोना चाय को कहा जाता है, बांस को भी कहा जाता है, और काला सोना जो है कोयले को कहा जाता है, बायोडीजल को भी कहा जाता है, सफेद सोना कपास को कहा जाता है, ठीक। और पीला सोना तो आप लोग जानते हैं सोना को कहा जाता है। कैफीन जो है टेनिस और टैनिन जो है, कैफीन और टैनिन जो है ये उत्तेजक पदार्थ जो है चाय में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं, तो जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक भी शेयर करिए, वो लोग भी पढ़ें, आप अकेले क्यों पढ़ें। धन्यवाद।